हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज जो हमारा है ये है प्रैक्टिस सेट 25। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट 25 हिंदी यूपीपी री एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक छात्र छात्राओं के लिए, हर एक कंपटीटर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो समय को वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है सुधी, मनीषी और जो बुध शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित के, धनी के, पति के या गुरु के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पंडित। बिल्कुल पंडित का ही सुधी, मनीषी, बुध। और इसके अलावा हम अगर और शब्दों की बात करें, अन्य पर्यायवाची शब्दों की, तो आपका प्राग हो जाता है कोविद। कोविद का मतलब ही होता है पंडित। और एक और शब्द विद्वान। एक और शब्द क्या है? विद्वान। तो ये तीन शब्द और आप लोग नोट कर लीजिए अगर नोट्स आप लोग बनाते हैं, और अगर नहीं बनाते हैं तो बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स बना करके लिख करके याद नहीं करेंगे, आप परीक्षा हाल में त्रुटि होने की, गलती होने की संभावना अति प्रबल होती है। तो यहां पे सुधी, मनीषी, बुध, प्राग, कोविद, विद्वान, ये सब किसके पर्यायवाची हैं भैया? तो पंडित के हैं। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या अवधिवाच्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, भाववाच्य। अब देखिए, पहली बात तो ये जान लेते हैं कि भाववाच्य होता क्या है। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे आप भाववाच्य कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहां पे ऑप्शन बी वाला विकल्प सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र में ईए प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? आपको प्रत्यय, देखिए उपसर्ग शब्द में शुरुआत में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ये तो बात आप समझ लीजिए। तो प्रत्यय है, इसका मतलब शब्द के अंत में ईए शब्द लगाना है। कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्र में ईए शब्द जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? तो भैया अगर जोड़ दिया जाए ईए राष्ट्र में तो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय बन जाएगा। अगर राष्ट्र में ईए प्रत्यय लगाया जाएगा तो क्या बनेगा? राष्ट्रीय बनेगा। ऑप्शन सी फॉर कन्नड़ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। ठीक है, रेखांकित शब्द। अब यहां पे देखिए रेखांकित नहीं लगाया गया है, यहां पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। आगे के आगे, ये आगे के नीचे अंडरलाइन होगा, ये रेखांकित होगा। आपको बताना है जो रेखांकित शब्द आगे है, सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें कौन सा अव्यय का भेद है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयाद बोधक अव्यय? तो यहां पे जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय। बिल्कुल आगे के नीचे ये रेखांकित शब्द जो है आगे, ये इसमें कौन सा अव्यय है? तो भैया संबंध बोधक अव्यय होगा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? घूमना सुबह अच्छा, यह अशुद्ध है। इसका सबसे बढ़िया रूप कौन सा होगा? शुद्ध रूप क्या होगा? घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, या सुबह घूमना अच्छा है? तो बिल्कुल ये ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। सुबह घूमना अच्छा है, यही वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। यही वाला विकल्प आपका सही होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, वाक्य के संरचना के आधार पर भेद बताना है। इसमें कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु है, संयुक्त क्रिया है।
अनु ने देख कर निबंध, तो भैया इसमें जो क्रिया यूज हुई है वो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है ये जान लेते हैं। तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है, दूसरी क्रिया में, दूसरे काम में लग जाता है, तो जो पहली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बात समझ में आया? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है, तो जो पहली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यहां पे पूर्वकालिक क्रिया ही ऑप्शन सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम दिया गया है, ग्राम का सही तद्भव रूप क्या होगा? शहर, गांव, सड़क या खेत? तो भैया इसका जो राइट विकल्प होगा वह आपका हो जाएगा गांव। क्या हो जाएगा? गांव। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है पूछा गया है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल ये सही है। नारी, महिला और औरत, बिल्कुल ये तीनों एक ही बात हो रही है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, नहीं ये गलत है। पहाड़ पर्वत तो एक समान है, लेकिन पुस्तक आपका ये गलत है। आग, अग्नि, अनल ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा, क्योंकि पूछा गया था कौन सा समूह शब्द नहीं है, तो यहां पे यही सही नहीं है। मतलब पहाड़, पर्वत और पुस्तक, तो पुस्तक का यहां पे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? इसलिए विकल्प सही होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चाएं, चर्चा, चर्चित या चर्या, तो इसका जो चर्चा शब्द से बना विशेषण है वो होगा ऑप्शन सी चर्चित। क्या होगा? चर्चित। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। अब देखिए रेखांकित पद, फिर से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है और मैं यहाँ पे बता देता हूं, हे प्रभु के नीचे रेखांकित है, ये रेखा मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूं, जान लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद उचित कारक पहचानिए। हे प्रभु में कौन सा कारक है? संबोधन कारक भी आया है, तो भाई सीधी सी बात है, संबोधन कारक का, ये संबोधन कारक का चिन्ह है, तो कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक ही तो होगा। कौन सा होगा? संबोधन कारक ही होगा। अब संबोधन कारक किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। और अगर हम चिन्हों की बात करें, प्रतीक चिन्हों की बात करें, तो जैसे हे, अरे, अहो, अजी आदि संबोधन कारक के चिन्ह कहलाते हैं। कौन कौन से? हे, जैसे आपका हे हो गया, जैसे अरे, जैसे आपका क्या हो गया? अरे, अरे भी क्या है? अरे भी आपका संबोधन कारक का ही चिन्ह है। जैसे अहो, ठीक है, जैसे अहो, जैसे अजी, ठीक है, जैसे अजी, तो ये चीजें समझ रहे हैं ना, ये संबोधन कारक के क्या है? चिन्ह है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, तो लोहा मानने मुहावरे, इसका अर्थ क्या होगा? जो मुहावरा है लोहा मानना, इसका सही मुहावरा क्या, इसका मतलब इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो भैया इसका जो सही अर्थ होगा वो मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना या लाभ होना। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, प्रभाव मानना। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रभाव मानना, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। मतलब संयोग का विपरीत अर्थ वाला, मतलब विलोम बताना है। संयोग का विलोम क्या होगा? तो भैया संयोग का जो उल्टा होगा, विलोम होगा, विपरीत अर्थ वाला जो शब्द होगा वह होगा वियोग। मतलब ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है।
अनिल अनल हवा आग सही है। अली अली भौरा सखी सही है। आदि आदि आरम अभ्यस्त ये भी सही है। और जलज जलद कमल समुद्र नहीं, ये गलत है। क्या गलत है? समुद्र की जगह पे अगर बादल होता, समुद्र की जगह पे अगर क्या होता, बादल होता, तो यह विकल्प आपका सही होगा, ये सही शब्द युग्म होता। लेकिन प्रश्न क्या है? नहीं है, तो जान के ये गलत लिखा गया, यही वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक ये एक गद्यांश है, और इस गद्यांश को पढ़ करके क्या करना है, आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने, 14, 15, 16, 17 और 18। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ते हैं, पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर इसके पूछे गए प्रश्नों का आंसर देते हैं। लिखा है, लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी मतलब विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने सन 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय, जो कि 1509 से 1529 तक शासनकाल में रहे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों ने राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के सन 1565 में संयुक्त आक्रमण से प्रारंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग जैसे हेमकूट पर्वत, मातगंड पर्वत और मल्यावांच पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिससे विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर नगरी का नाम पड़ा है। अब यहां पे प्रश्न है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? किष्किंधा का भाग बाली के कि कृष्णदेव राय के या बहमनी राज्यों के? तो भैया किसका था? बाली का था। ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो भैया किष्किंधा का भाग बाली के शासन का हिस्सा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? यहां पे होना चाहिए कहा था। ब्रिटिश इतिहासकार डोमिंग पेस ने, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने, बाजार साम्राज्य के शासकों ने, या पौराणिक पात्रों ने? तो भैया इसको कहा है पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने। किसने कहा है? पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। क्या कहा था? स्वप्नों की नगरी। किसको? हम्पी को। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव से, आपसी झगड़े से, संयुक्त आक्रमण से, या आपसी कूट से? तो जब आप पैसेज को आपने गद्यांश अगर ढंग से पढ़ा है तो बहुत ही आसान प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि आपने पैसेज को, हमने गद्यांश पढ़ा है, ढंग से एक बार पढ़ा। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? भैया संयुक्त आक्रमण से हुआ था। आप जब गद्यांश उठा करके देखेंगे, पढ़ेंगे, आप लोग इसको जो है बैक करके देखेंगे वीडियो को, तो आप पा जाएंगे कि हाँ ये संयुक्त आक्रमण, उसमें सीधा सीधा आंसर दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? जनशून्य, भीड़भाड़, सघन, या हरियाली? तो जो इसका राइट आंसर है वह है जनशून्य। भैया विजयनगर के जो भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो जनशून्य के बीच में फैले हुए हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विलक्षण नेत्रों वाला, कि निर्जन, या गुस्सैल स्वभाव वाला, या शक्तिशाली? तो विरूपाक्ष का जो समानार्थी शब्द होगा वह होगा विलक्षण नेत्रों वाला। क्या? विलक्षण नेत्रों वाला। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर।
तो ये थे आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। कमेंट्स जरूर किया करें, कमेंट्स जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।